हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्न करेंगे। तो पहले प्रश्न को करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर Q1 और Q2 कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो धन आवेश के कारण बल की दिशा आवेश से दूर यानी आवेश से धक्का देने की दिशा में होती है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल की दिशा आवेश की ओर ली जाती है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं, तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले अगर हम बल की बात करते हैं, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की बात करें तो बल लग रहा है Q2 पर, लगा कौन रहा है Q1, तो इसे हम नाम देंगे F21 का। इसी तरह से Q2 के कारण Q1 पे लगने वाले बल की बात करें तो Q1 पे बल लग रहा है तो 1 पहले आएगा, लगा कौन रहा है 2 तो 2 बाद में आएगा। इस तरह से इसकी नेमिंग की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक स्थिर बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे r जो है आवेश से बिंदु की दूरी होती है। इसके डायरेक्शन की बात करें, ये पिछले टॉपिक में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर ली जाती है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर ली जाती है। अब अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण Q रखते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है, तो इस वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर QE। तो इन बेसिक बातों का यूज हम आंकिक प्रश्नों में करेंगे। तो पहला प्रश्न करते हैं। तो यहां पहले प्रश्न में दिया है बेटा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 और 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है, तब उनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है इसकी हमें गणना करनी है। तो जो वैल्यूज गिवन है उनको हम लिख लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। तो Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। Q2 की वैल्यू गिवन है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है R बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.3 मीटर। तो ये वैल्यूज हमें गिवन है। अब कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना हम करेंगे। फार्मूला होता था हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनकी वैल्यूज जो है हम पुट कर देते हैं तो 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू दे रखी है हमें 2 गुणा 10 की घात -7। Q2 की वैल्यू दी है 3 इंटू 10 की पावर -7 आर स्क्वायर। तो जी यहां पर 0.3 है, 0.3 का वर्ग करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो F बराबर 9 को हमने इसी तरह से लिख लिया, 3 2 जा 6 को लिख लिया, पावर -7 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया कितना बचा 10 की पावर -5। यहां बेटा इसका वर्ग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.09। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -5। पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे, यहां से बचेगा हमारे पास 9। यहां से हमने पॉइंट हटाया तो यहां पर ये 2 जीरो आ गए, 9 से 9 कट जाएगा तो हमारे पास फाइनली बचेगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो इन आवेशों के बीच इतना वैद्युत बल कार्य करेगा। अब हम एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे छोटे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तब दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी।
तो अब हम दोनों गोलों के बीच की दूरी फाइंड आउट करते हैं। जो वैल्यूज गिवन हैं उनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास आवेश यहां दे रखा Q1 0.4 माइक्रो कूलाम। इसको ध्यान से देखिएगा, माइक्रो को हटाते हैं तो -6 आता है, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अगर हम इस पॉइंट को भी हटा लेते हैं तो नीचे 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। क्लियर है? Q2 गिवन है हमें 0.8 माइक्रो कूलाम। तो इसी तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब इनके बीच जो बल है, हमें बल दे रखा है इनके बीच 0.2 न्यूटन का बल लगता है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कूलाम के नियम से हमारे पास फार्मूला होता था F बराबर 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन r²। केवल वैल्यू पुट करनी है। अब यहां से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r का फार्मूला बना लेते हैं। यहां से हम r² का फार्मूला बनाएंगे, तो r² ये इधर आ जाएगा, f नीचे आ जाएगा, बराबर 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन f। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहां पर है 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻7। Q2 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻7। F की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो F की वैल्यू हमारे पास है 0.2 न्यूटन। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। यहां से हमने पॉइंट को हटाया, यहां पर एक 0 आ गया, 2 2 जा 4। तो हमारे पास यहां से r² आ जाएगा 9 इंटू 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 हो जाएगा। 9 इंटू 16 बचा। पावर देख लेते हैं बेटा, ये हो गया 14 और ये हो गई पावर 10। माइनस की पावर 14 हो गई और प्लस की पावर 10 हो गई, तो कितना बचा 10⁻⁻4 बचा। अब यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 का वर्गमूल हम निकालेंगे 3 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 का वर्गमूल -2 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इसे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 12 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। अब ये कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, तो इसको समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, ये ए पार्ट था, इसका बी पार्ट है कि पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कितना बल कार्य कर रहा है। तो देखिए यहां पर दो आवेश थे, एक ये है Q1 और एक ये है Q2। हमें ये गिवन था कि दूसरे गोले के कारण पहले गोले पे लगने वाला बल, इसे हम लिखते हैं F12। तो F12 हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन। अब Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल कितना होगा, F21। तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण जो लगने वाला बल होगा F21, ये F12 के बराबर होगा, और ये हमें गिवन है F12 कितना दे रखा बेटा 0.2 न्यूटन। कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। क्लियर है? जितना बल आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगेगा, उतना ही बल आवेश Q2 के कारण Q1 पर कार्य करेगा। क्लियर है? इस तीसरे प्रश्न में दिया है कि कोई वर्ग है 10 सेंटीमीटर भुजा का और इसके चारों शीर्षों पर 2 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। अगर हम वर्ग के केंद्र पर
कोई आवेश क्यू रख दें तो इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना हमें करनी है। तो हम यहाँ पर विचार करते हैं कि इस पर आवेश स्मॉल क्यू पर कितने बल कार्य कर सकते हैं। तो इस आवेश QA के कारण इस पर एक बल लगेगा, ये धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण बल की दिशा आवेश से दूर की ओर ली जाएगी। तो यहाँ पर जो बल लिया जाएगा बेटा वो आएगा FOA। इसी प्रकार बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा आवेश से दूर की ओर होगी। इसका हम नाम देंगे FOC। बल लग रहा O पर, कौन लगा रहा है? C, तो इसे नाम दिया हमने FOC। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण O पर लगने वाले बल, अब ये ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा आवेश की ओर ली जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऋण आवेश पर बल की दिशा आवेश की ओर ली जाती है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा ये आ जाएगा बेटा FOB। इसका डायरेक्शन जो होगा आवेश की ओर लिया जाएगा। इसी प्रकार इस -5 माइक्रोकूलाम के कारण Q पर लगने वाले बल की बात करेंगे तो ये भी ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश पर बल की दिशा आवेश की ओर ली जाती है। तो इस बल की दिशा जो होगी वो आ जाएगी इस ओर, इसका नाम देंगे हम FOD। O पर बल लग रहा है तो O पहले आ रहा है, D बल लगा रहा है तो D बाद में आएगा। क्लियर है? धन आवेश के कारण बल की दिशा दूर की ओर ली हमने, A के कारण O पे लगने वाला बल FOA। इसी प्रकार C पर स्थित आवेश के कारण O पर लगने वाला बल FOC। धन आवेश के कारण बल की दिशा आवेश से दूर की ली जाती है और ऋण आवेश के कारण बल की दिशा आवेश की ओर ली जाती है। तो इसमें डायरेक्शन बहुत समझने वाला है, इसको आप समझ लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहां से इस दूरी R की गणना करेंगे। तो हमारे पास वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं A। वर्ग की भुजा A दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से बेटा वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, तो यहां से आ जाएगा 10√2, यह आ गया सेंटीमीटर। इस R की वैल्यू निकालेंगे तो ये वर्ग के विकर्ण का आधा होगा। तो यहां से R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये वर्ग के विकर्ण का आधा हो जाएगा अपॉन 2। तो हमारे पास आ गया 5√2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5√2 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं FOA की, यानी A के कारण Q पर लगने वाला जो बल निकालेंगे हम, A पर स्थित आवेश के कारण Q पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। तो हम निकालते हैं FOA। FOA की गणना करते हैं तो 9 इंटू 10⁹ इंटू QA इंटू Q अपॉन बीच की दूरी कितनी है बेटा R²। यहां पे आवेश Q का मान दे रखा है, आवेश Q का मान हमें दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम। तो 1 माइक्रोकूलाम 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं तो 9 इंटू 10⁹ QA की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलाम। तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। इस Q का मान है 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R²। इसका वर्ग करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा और 10⁻⁻2 का वर्ग करेंगे -4 आ जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 2 से 2 ये कट जाएगा तो FOA हमारे पास कितना आ गया। यहां से पावर देखते हैं, ये 4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया 13 में से 12 गया, कितना बचा बेटा 10। यानी हमारे पास केवल ये बचेगा 90/25। 5 से इसे कट कर लेते हैं 18/5। तो
तो यहां से आ जाएगा बेटा 3.6 न्यूटन, 3.6 न्यूटन आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम FOC निकालेंगे तो FOC में भी आवेश 2 माइक्रोकूलाम है और बीच की दूरी कितनी है r है और आवेश कितना है q है, तो ये बल जो होगा इसके बराबर आएगा। इसी प्रकार FOC की गणना अगर हम करेंगे तो FOC का मान भी आ जाएगा 3.6 न्यूटन। हाँ, यहां पर आप ध्यान समझिएगा बेटा, ये दोनों बल परिमाण में बराबर आ गए और ये दिशा में विपरीत हैं, तो ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे, अर्थात ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी प्रकार हम FOB और FOD की गणना करेंगे तो ये दोनों बल भी परिमाण में बराबर हैं और विपरीत हैं, तो ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे, यानी इनके कारण भी परिणामी बल हमें क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया FOA इक्वल टू FOC इक्वल टू 3.6 न्यूटन। अब ये दोनों बल परिमाण में बराबर थे, विपरीत थे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। इसी प्रकार FOB बराबर कितना आ जाएगा, FOD। ये दोनों भी बल भी परिमाण में बराबर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और इनके कारण जो परिणामी बल आएगा वो कितना आएगा, शून्य। इस प्रकार आवेश Q पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आवेश Q पर परिणामी बल ये कितना आ जाएगा बेटा, शून्य। हाँ, एक बार जल्दी समझ लेते हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे। इसी प्रकार ये दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो परिणामी बल कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो पूरे चारों शीर्षों पर स्थित आवेशों के कारण Q पर लगने वाला जो परिणामी बल प्राप्त होगा वो कितना होगा, शून्य। ठीक है, तो इस 4th क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 बिंदु आवेश हैं, 3 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इसके मध्य बिंदु O पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम यहां देखते हैं कि इस धन आवेश 3 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन आवेश से दूर लिया जाता है, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा EA। इसी प्रकार ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर ली जाती है, तो इस ऋण आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन आवेश की ओर आएगा। तो यहां पर दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी O से B की ओर कार्य करेगा। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इसकी दिशा भी क्या होगी, O से B की ओर होगी। अब हम यहां पे दूरी R की गणना कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु है, तो R की वैल्यू निकालेंगे, ये 20 सेंटीमीटर है, ये मध्य बिंदु है O, तो दूरी R हो जाएगी बेटा 20/2। तो यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी हमें प्राप्त होगी। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। क्लियर है, तो ये दूरी हमें प्राप्त होगी। अब इस बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहां पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं बिंदु O पर, तो E बराबर हो जाएगा EA प्लस EB। इनके मान रख देते हैं, तो फार्मूला होता था 9 × 10⁹ QA अपॉन R² प्लस 9 × 10⁹ QB अपॉन R²। यहां से 9 × 10⁹ अपॉन R² हम कॉमन ले लेते हैं,
तो हमारे पास बचेगा क्यू ए प्लस क्यू बी। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन आर स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 0.1 का वर्ग करेंगे। यहां पर क्यू ए का मान दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलाम, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। इसी प्रकार क्यू बी का मान -3 माइक्रो कूलाम है, तो यहां पर हम परिमाण के रूप में लेते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से आपको बताया था, यहां पे माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -6, माइक्रो हटा दिया तो कितना आ गया -6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, ये हो जाएगा बेटा 0.01। इसका वर्ग करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इंटू 10 की पावर -6। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 6 या 54, तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा 54 इंटू पावर देख लेते हैं बेटा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, तो 10 की पावर कितना आ गया 5। अब हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। तो मध्य बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ गया। यहां पर हमने 10 से डिवाइड किया, तो 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, O से B की ओर। इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा O से B की ओर। अब सेकंड पार्ट में इसमें कह रहे हैं, यदि 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलाम परिमाण का ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए, यानी मध्य बिंदु O पर, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं मध्य बिंदु O पर, यहां पर आवेश QB था, यहां पे आवेश QA था। अब इस मध्य बिंदु O पर कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख देते हैं, तो इस परीक्षण आवेश का परिमाण है Q0 बराबर -1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। इतना परीक्षण आवेश रख दिया, तो इस पर लगने वाले वैद्युत बल की हमें गणना करनी है। तो ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। क्षेत्र की दिशा यह है, तो इस ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जो होगी वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। क्लियर है? ये ऋण आवेश है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में ली जाती है, और धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में ली जाती है। तो ये ऋण आवेश है, इसके कारण इस पर बल की दिशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएगी। क्लियर है? तो इसका परिमाण निकालते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है वैद्युत बल का F बराबर Q0E। तो इस सूत्र से हम वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं। तो इस बल का परिमाण निकालने के लिए हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। F बराबर Q0 का मान परिमाण के रूप में लिख लेते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -9, और वैद्युत क्षेत्र की हमने गणना की थी 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8.10 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। इस बल की दिशा क्या होगी, बिंदु A की ओर होगी, O से A की ओर। इस बल की दिशा क्या होगी, O से A की ओर होगी, OA दिशा में। धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है,
और ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पे ऋण आवेश दे रखा है, इस कारण बल की दिशा इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ली गई है, अर्थात OA दिशा में ये बल लगेगा। क्लियर है?